नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। मित्रों, हम इस चैनल के माध्यम से विधि संकाय से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। आज जिस विषय वस्तु के ऊपर हम चर्चा करने के लिए आए हैं वो हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 से संबंधित है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि अभी हाल ही में आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा यानी कि अमित शाह जी के द्वारा CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन किया गया है। उसी प्रकार इंडियन पीनल कोड में भी संशोधन किया गया। बल्कि ये कहना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा कि इन्हें रिप्लेस कर दिया गया है, इन्हें परिवर्तित कर दिया गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का नाम दिया गया है। उसी प्रकार इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता 2023 का नाम दिया गया है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है वो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 यानी कि सेक्शन 69। अभी कुछ वर्ग जो है हमारे समाज का इसे लव जिहाद से जोड़कर देख रहा है। कुछ वर्ग ऐसा है जो सेक्शन 69 को पूरी तरह से जो जेंडर विशेष है यानी कि जो पुरुष वर्ग है उसके अधिकारों का उल्लंघन मान रहा है। यानी कि सेक्शन 69 पूरी तरह से जो हमारे संविधान ने आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो अधिकार दिए हैं, स्त्री और पुरुष को बराबर का अधिकार दिया है, उसका उल्लंघन धारा 69 के अनुसार किया जा रहा है। तो आइए पहले देखते हैं कि धारा 69 यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 69 यानी सेक्शन 69 में प्रावधान क्या किया गया है। मित्रों, ये धारा जो प्रावधानित की गई है इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि whoever यानी कि जो कोई भी by deceitful means or making by promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same and has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to rape to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो मित्रों, ये धारा कहना क्या चाह रही है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो आइए इसको खंडित करते हुए इसके खंड खंड को हम एक के बाद एक इंटरप्रिटेशन करते हैं इसका और समझने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक खंड के द्वारा ये क्या कहना चाह रही है। whoever शुरुआत होती है whoever यानी कि जो कोई भी by deceitful means। अब यहाँ पे आता है deceitful means यानी कि ऐसे बातों को कहकर जिसे उसे पूरा करने का कोई भी आशय नहीं रखता है। जैसे डिसाइडफुल मीन्स का यहाँ पे मतलब भी दिया गया है कि डिसाइडफुल मीन्स में क्या आएगा। डिसाइडफुल मीन्स सामान्य भाषा में समझ लीजिए कि धोखा देने वाले तरीके, छल करने वाला तरीका, कपट करने वाला तरीका। डिसाइडफुल मतलब धोखा, छल, कपट, मीन्स मतलब तरीका, टैक्टिस, ठीक है ना। इसी परिभाषा में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि डिसाइडफुल मीन्स में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि डिसाइडफुल मीन्स का मतलब क्या है। डिसाइडफुल मीन्स शैल इंक्लूड द फॉल्स प्रॉमिस यानी कि झूठा वादा ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन यानी कि किसी महिला को
नौकरी देने का, या वो पहले से नौकरी में है तो उसका प्रमोशन करने का झूठा वादा करना, ये डिसाइडफुल मीन्स होगा। ठीक है। दूसरा, इंड्यूसमेंट और मैरिंग आफ्टर सप्रेसिंग आइडेंटिटी। इंड्यूसमेंट यानी कि लालच देना। लालच किसी भी प्रकार का हो सकता है, लोभ किसी भी प्रकार का हो सकता है। काम, क्रोध, मद, लोभ में लोभ जो होता है इंड्यूसमेंट, यानी कि उसको किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरणा देना, दुष्प्रेरित करना कि यदि आप ये कार्य कर दो तो हम आपको प्रमोशन दे देंगे, या एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगी, आपको नौकरी दे दी जाएगी, या फिर किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन देकर उससे काम कराना, है ना। और मैरिंग आफ्टर सप्रेसिंग आइडेंटिटी, ये जो डिसाइडफुल मीन्स है, मैरिंग आफ्टर सप्रेसिंग आइडेंटिटी, ये लोगों की नज़रिए से, एक खास वर्ग के नज़रिए से लव जिहाद को रोकने के लिए दिया गया है डिसाइडफुल मीन्स में। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि एक खास वर्ग के लोग अपना नाम छुपाकर, अपना धर्म छुपाकर, मजहब छुपाकर, वो हिंदू एक दूसरे वर्ग के, यानी कि जो हमारा सनातन समाज है ज़्यादातर, या सनातन समाज के अतिरिक्त भी बहुत सारे समाज हैं, तो उनके औरतों को, उनकी बच्चियों को शादी करने का झांसा देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, अपनी असलियत को छुपाकर, नकली आवरण को चढ़ाकर उनके समझ प्रस्तुत होते हैं और उनके साथ तरह तरह के व्यवहार करते हैं, उनको खुश करते हैं और बाद में उनका विश्वास जीत लेते हैं। और शादी करने के बाद फिर उनकी असलियत सामने आती है कि अरे भैया ये तो रमेश नहीं, रेहान थे। तो ऐसी चीज़ों को भी रोकने के लिए सेक्शन 69 में प्रावधान दिया गया है। तो सबसे पहले हमने डिसाइडफुल मीन्स का मतलब समझ लिया कि डिसाइडफुल मीन्स में क्या क्या आ सकता है इस सेक्शन में दिए गए एक्सप्लेनेशन के अनुसार। तो सबसे पहले फिर से एक बार देखते हैं इसको हम। हु एवर यानी कि जो कोई भी, बाय डिसाइडफुल मीन्स, यानी डिसाइडफुल मीन्स का यहाँ मतलब बाय मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस फॉर एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, ठीक, और इंड्यूसिंग फॉर एनीथिंग, और मैरिंग आफ्टर सप्रेसिंग द आइडेंटिटी, यानी कि अपनी असलियत छुपाकर उनके साथ शादी कर लेने। तो ये डिसाइडफुल मीन्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो जो कोई भी बाय डिसाइडफुल मीन्स यानी छल कपट के तरीके से, या मेकिंग बाय प्रॉमिस टू मैरी टू ए वीमन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, जो कोई भी डिसाइडफुल मीन्स यानी छल कपट और धोखे का उपयोग करके या शादी करने का इरादा नहीं है फिर भी शादी करने का वादा करके उस महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स यद्यपि कि बलात्कार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है ना। सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप, ये बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसके बावजूद भी वो व्यक्ति कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि 10 साल तक हो सकती है, और उसको फाइन भी देना पड़ेगा। समझ गया। तो इसमें एक व्यक्ति के, यानी कि जेंडर 2 होते हैं, हालांकि 3 होते हैं, पर यहाँ पे 2 जेंडर की बात की जा रही है, स्त्री और पुरुष। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो धारा कह रही है कि जो कोई भी पुरुष छल कपट या धोखे वाले तरीके अपनाकर, जैसा कि परिभाषा एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि डिसाइडफुल मीन्स का मतलब क्या होगा, छल कपट कैसे किया जाएगा, उसको नौकरी देने का झांसा देकर, या उसको प्रमोशन देने का झांसा देकर, या फिर उसको किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर,
या फिर अपनी अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर उसके साथ शादी करके, है ना, क्या करता है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाता है। और ये शारीरिक संबंध, जाहिर है अगर आप झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो उनका भी कंसेंट रहेगा। तो इसको बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। फिर भी उस व्यक्ति को, अगर वो महिला शिकायत करती है तो उस व्यक्ति को कारावास की सज़ा से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि बढ़ाकर 10 साल तक की जा सकती है, और उसे फाइन भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे धारा 69 सिर्फ और सिर्फ मेल के बारे में बात करती है। किसको दंडित करने की बात करती है? उस पुरुष को दंडित करने की बात करती है जिस पुरुष ने किसी महिला से छल कपट या धोखे का तरीका अपनाकर, है ना, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। और फिर यदि वो महिला उस पुरुष की शिकायत कर देती है तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है। तो यहाँ पे ये धारा केवल और केवल पुरुष को दंडित करने के बारे में बात करती है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, ये कॉग्निजेबल है, यानी संज्ञेय अपराध है, और संज्ञेय अपराध के लिए FIR तुरंत रजिस्टर होता है, ये तो आपको पता है। और महिला है तो और भी ज़बरदस्त तरीके से पंजीकृत हो जाएगा FIR। तो एक तो संज्ञेय अपराध है, दूसरा नॉन बेलेबल है, अजमानती है। तो व्यक्ति अगर अरेस्ट हुआ तो फिर रेगुलर बेल के लिए ही जाना पड़ेगा, है ना। तो ये केवल और केवल पुरुष के बारे में बात कर रही है। परंतु यहाँ पे जो विरोध किया जा रहा है इस बात का कि बहुत सारे केसेस में ये देखा जा रहा है कि झूठी FIR लिखवा दी जाती है किसी पुरुष के विरुद्ध, और उस झूठी FIR के आधार पर उस व्यक्ति को फिर आपराधिक कार्यवाहियों का, अपराध से संबंधित विधिक कार्यवाहियों का सामना करना पड़ता है। उसे समाज में अपमानित होना पड़ता है, न्यायालय के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करना पड़ता है, और जब तक कि उसके ऊपर से वो अपराध का जो आरोप है न्यायालय के द्वारा हटा नहीं दिया जाता, उसे बाइज्जत बरी नहीं कर दिया जाता, सत्सम्मान पूर्वक उसको बरी नहीं कर दिया जाता, तब तक वो उस कलंक को अपने माथे पर ढोता रहता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके कुछ उदाहरण रखे हुए हैं जिसे आप भली भांति जाकर अध्ययन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये धारा केवल पुरुष को दंडित करने की बात करती है, लेकिन यहीं पे अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को छल कपट और धोखे के तरीका अपनाकर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है और बाद में उसको छोड़ देती है, तो वो पुरुष कहाँ जाए? ये धारा 69 तो उसको कोई सहायता नहीं प्रदान करती। ऐसे में वो पुरुष कहाँ जाए? अगर कोई महिला किसी पुरुष के ऊपर इन धारा 69 में दिए गए प्रावधानों का लाभ उठाकर झूठा आरोप लगा देती है, झूठा FIR रजिस्टर करा देती है, तो वो पुरुष तो अरेस्ट हो जाएगा, उसे उस कलंक का सामना करना पड़ेगा। अब जब तक पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चार्जशीट फाइल करेगी, कोर्ट उसको देखेगी, फिर कांट छांट विच्छेदन करेगी, उसके पश्चात प्राइमा फेशी अगर उसको लगा कि नहीं ये आरोप झूठे हैं, तब तो वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। लेकिन अगर उसको ट्रायल में, विचारण में जाना पड़ा तो लग जाएंगे 5 साल 6 साल, और तब तक वो व्यक्ति उस कलंक के साथ ही जीता रहेगा। तो आखिर ये 69 का दूसरा पहलू क्यों नहीं रखा गया है, सवाल ये है। अब आ जाते हैं संविधान की तरफ। आर्टिकल 14 क्या कहता है, यानी कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि लॉ ऑफ इक्वलिटी की बात करता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है वो विधि के समक्ष इक्वल है, बराबर है। स्त्री हो पुरुष, अमीर हो गरीब हो, कोई भी व्यक्ति वो विधि के समक्ष बराबर है। विधि उसको बराबर का अधिकार देती है, परंतु धारा 69 कहाँ बराबर का अधिकार दे रही है? ये तो एक तरफा है।
उसी प्रकार अनुच्छेद 15 क्या कहता है हमारे संविधान का कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद द सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, है ना, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज and all other facts which are mentioned in the constitution under article 15। तो धारा 15 जब ये कहती है साफ साफ, धारा 14 अनुच्छेद 14 इक्वलिटी की बात कर रही है और अनुच्छेद 15 भेदभाव करने से मना कर रही है स्टेट को, फिर सेक्शन 69 का क्या करें? ये तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 दोनों को वायलेट कर रही है, दोनों का उल्लंघन कर रही है। तो धारा 69 में को बैलेंस तरीके से लिखने की ज़रूरत है। इसके प्रावधानों को पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, पुनर्विलोकन में जाने की आवश्यकता है कि बिना रिव्यू और रिवीजन के इस सेक्शन को अगर लागू कर दिया गया तो 100% इसका मिसयूज होगा। जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का मिसयूज हो रहा था, 498A क्रुएल्टी, यानी कि बहू चाहे तो अपने ससुराल की पूरी फैमिली को 498 के अंतर्गत कंप्लेन करके FIR रजिस्टर करवा के जेल में डाल देती थी। अब पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती। यहाँ तक कि जो लोग उस दौरान घर में रहते भी नहीं थे, केवल रिश्तेदार थे, तो उनका भी नाम उसमें डाल दिया जाता था। तो उसका ज़बरदस्त तरीके से मिसयूज होता था। ठीक उसी प्रकार का मिसयूज ये सेक्शन 69 में होने की पूरी संभावना है, जो सिर्फ और सिर्फ पुरुष को अपराधी बनाने के लिए प्रावधान करती है। यानी कि यदि पुरुष किसी महिला के साथ डिसाइडफुल मीन्स यानी छल कपट के तरीके से, जैसा कि एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि वो प्रमोशन देने का वादा करता है, झूठा वादा करता है, या उसको नौकरी देने का झूठा वादा करता है, या किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने का झूठा वादा करता है ना। तो ऐसा पुरुष यदि उसके साथ शादी करने का झूठा वादा करता है, जब चूंकि उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है, फिर भी झूठा वादा करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, जो कि रेप के बलात्कार करने के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, तब भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अगर FIR रजिस्टर हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप साबित होने पर 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है, उसको फाइन भी देना पड़ेगा। और जब तक केस लड़ेगा, अगर वो निरपराध है, जब तक केस लड़ेगा तब तक ये कलंक अपने माथे पर लेकर घूमना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में सेक्शन 69 को फिर से रिव्यू और रिवीजन के अंतर्गत लाने की आवश्यकता है। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन के ये 2 स्तंभ हैं, जिनका वायलेशन करके कोई भी सेक्शन या कोई भी प्रावधान यदि लागू किया जाता है तो निसंदेह वो समाज के लिए अहितकर साबित होगा, उसमें समाज का हित समावित नहीं होगा। तो मित्रों, सेक्शन 69 को आप भी विधिवत पढ़िए और ध्यान से देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जिनकी पूरा अध्ययन करने के पश्चात आपको इसकी गंभीरता पता लग जाएगी। आप भी डिस्कस करिए, वार्तालाप करिए और इसके विषय में उचित और समुचित कदम उठाइए। नमस्कार। अगली वीडियो में हम किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा और परिचर्चा करते हुए आपके समझ प्रस्तुत होंगे। जय हिंद।